हाय, दिस इज संजीव अग्रवाल और आपके फेवरेट चैनल थाई लाइफ माई लाइफ, जिसका मतलब है तेरा जीवन मेरा जीवन। इस चैनल पर अक्सर हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं। ये टॉपिक ऐसे विषय पर आधारित होते हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रभावित करते हैं, जिनसे हम रोज़ ही आमना सामना करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, कोई मुझे भाभी नहीं देता। कोई मुझे भाभी नहीं देता। ये वाली लाइन अक्सर हमने खुद बोली होगी, कई बार दूसरे लोगों से सुनी होगी अनेकों बार। कोई तो मुझे भाभी नहीं देता, कोई मुझे भाभी नहीं देता। बच्चा बोलता है अपने दोस्तों से, अरे यार वो मेरे दोस्त है ना, वो तो मुझे भाभी नहीं देते। एम्प्लॉय बोलता है अपने बॉस के बारे में, मेरा बॉस कितना भी काम कर लो, लेकिन मेरा बॉस तो मुझे भाभी नहीं देता। पत्नी बोलती है पति के बारे में, मेरा पति तो मुझे भाभी नहीं देता, सुनता ही नहीं है मेरी। इसी तरह पति भी बोलता है अपनी पत्नी के बारे में, वो तो मेरा सुनती नहीं है, मुझे भाभी नहीं देती है। तो ये जो भाव है, ये भाव देना ना देना, इस तरह की बातें हम अक्सर सुनते हैं, करते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, आखिर ये भाव होता क्या है, ये भाव क्या है यार, आखिर हमें भाव क्यों चाहिए, क्या है ये भाव जिसके लिए हमें इतना परेशान करते हैं कि मुझे भाभी नहीं दे रहा। तो ये भाव होते हैं हमारे मान सम्मान के साथ जुड़े हुए, हमारी इज्जत के साथ जुड़े हुए, हमारी आइडेंटिटी पहचान के साथ जुड़े हुए। हमें पहचान चाहिए होती है, हमें रिकग्निशन चाहिए होती है, चाहे हम ऑफिस में हों, घर में हों या समाज में, चाहे हम बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, एम्प्लॉय हों, एम्प्लॉयर हों, हम सबको आइडेंटिटी चाहिए, पहचान चाहिए। जो भी हम काम करते हैं उसकी पहचान चाहिए, यही पहचान हमारा भाव होता है। और इस भाव की उम्मीद हम सबको रहती है हमेशा। और तो ये जो भाव हैं, ये हमें मिलते कैसे हैं, कैसे भाव मिलते हैं, कोई क्यों हमें भाव देगा, ये तो हमें सोचना पड़ेगा। पहले तो हम आपकी उम्मीद ही क्यों करें, अगर चलो हमको भाव चाहिए तो भाव कैसे मिलते हैं, इसके बारे में भी तो हमें सोचना चाहिए। तो ये भाव हमारे काम से मिलते हैं, हमारी पोजीशन से मिलते हैं, हम जिस पद पे काम करते हैं ऑफिस में, उससे हमें भाव मिलते हैं। सपोज करो कोई एक बड़ा अधिकारी है अपने ऑफिस में, तो उसको उसकी पोजीशन के हिसाब से भाव तो मिलेंगे ही। उसके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी होते हैं, जो भी एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, उन्हें तो उसको भाव देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उनका बॉस है। ऐसे ही परिवार का कोई हेड होता है, कोई नेता होता है, कोई मिनिस्टर होता है, नीचे पद पर होता है, तो उनको तो भाव मिल ही जाते हैं। तो दूसरे भाव जो होते हैं, जो हमें मिलते हैं अपने काम से, चाहे हमारा पद, हमारी पोजीशन, पौधा हमारा इतना बड़ा ना हो, इतना ऊंचा ना हो, फिर भी हम भाव पा सकते हैं। वो है हम अपने काम से, जो भी क्षेत्र में हम काम करें, अपने घर के लिए, समाज के लिए, अपनी संस्था के लिए जहाँ हम काम कर रहे हैं, भले किसी भी पद पर, अगर हम तन्मयता से, पूरी डेडिकेशन से, मेहनत से हम अपनी संस्था के हित में काम करें, समाज के हित में काम करें, तो भाव तो हमें मिलेंगे ही। क्यों नहीं मिलेंगे भाव हमें? और भाव नाम ही मिलते हैं तो हमारी पहचान तो बनती है, लोग हमें पहचानते हैं,
यही पहचान हमारे भाव होते हैं। भले ही मुँह से आपकी तारीफ ना करे कोई, लेकिन सभी को तो मालूम होता है भाई इस बंदे ने ये काम तो किया है। भले ही मुँह पे आपकी तारीफ ना करें, पीछे से लोग तारीफ करते हैं आपकी। जिस तरह से हर बंदे की बुराई करते हैं, पीछे से कमी निकालते हैं, उस तरह से आपकी अच्छाई तो करते हैं। हो सकता है आपके मुँह पे उसकी अच्छाई, उसकी भावना दे, तो समझो आपको भाव तो मिल गई। आपने जो काम किया उसके भाव आपको मिल गए। वो हो सकता है आपके मुंह के सामने, आपके चेहरे के सामने, जिनसे आप उम्मीद करते हैं उन्होंने ना बोले हैं। तो हमारी जो काम है, अच्छे काम हैं, वही हमारी पहचान बनाते हैं। बुरे काम भी बनाते हैं, बुरी पहचान बनाते हैं। अच्छे काम तो अच्छी पहचान ही बनाते हैं। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी आप गली मोहल्ले में कुछ भी काम करो, अपने शहर के लिए कोई भी काम करो, देश के लिए कोई काम करो, तो भैया आपको, अगर आपने कुछ किया है, आप लगे रहे उस काम में, कुछ आपने शुरुआत कर दी, तो समझो आपको भाव तो मिलेगी। एक बार की बात है, एक बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे हमारे। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े वैद्य थे हमारे, ऋषि मुनि वैद्य। उनको आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल थी। हालांकि उन्होंने कोई ऐसी शिक्षा मिली थी यूनिवर्सिटी में जाके, लेकिन उनके अनुभव से उन्हें औषधि विज्ञान का बहुत अच्छा ज्ञान था। तो उन्होंने एक असाध्य रोग की जड़ी बूटी के द्वारा उसका इलाज का समाधान निकाला हुआ था। बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती थी उनके पास, क्योंकि उनकी जो जड़ी बूटी, जो उनमें जो शक्ति थी, जो मात्रा में वो देते थे, जो भी खाने को बोलते थे, उससे उस असाध्य रोग को सही करने में बहुत मदद मिलती थी। और एलोपैथिक दवाई, डॉक्टरों के चक्कर में तो लोगों को उससे कोई ज़्यादा आराम नहीं मिलता था, लाखों रुपए खर्चा होते थे। तो उनके धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक अलग अलग शहरों में फैल गई, पूरे देश में उनका नाम हो गया, सब उन्हें जानने लगे। तो जितने भी उस रोग से पीड़ित लोग होते थे उनके पास पहुँचते थे। लेकिन उन वैद्य का, जो हमारे ऋषि थे, उनका एक नियम था, वो चाहे किसी भी पद पे हो, रोगी किसी भी पद पे हो, कितनी भी ऊंची पोजीशन पे हो, उनको अपने नंबर पे ही आना पड़ेगा। मान लो उनके वेटिंग लाइन में 100 या 150 लोग हैं, तो उनको उसी नंबर पे आना पड़ेगा, जब तक उन्हें इंतजार तो करना पड़ेगा। उनका ये नियम था, और उन्होंने ये नियम बनाया भी था कुछ सोच समझ के। वो तो एक बार की बात है कि उनके पास एक बहुत बड़े रसूखदार मंत्री, उनको कुछ वो असाध्य रोग की बीमारी हो जाती है, तो उनसे इलाज के लिए, उनका नाम सुनते हैं वैद्य जी का, तो उनके पास इलाज के लिए पहुंचते हैं। तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि 250-300 लोग पहले से ही उनके लाइन में हैं, और उन्होंने जो अपना नियम है रोगी को देखने का, बड़े बड़े मोटे अक्षरों में नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र में जो वैद्य जी के द्वारा इलाज पाना चाहता है, उनको अपनी लाइन पर ही, अपने टर्न पर ही आना पड़ेगा वैद्य जी के सामने, और स्वयं रोगी को आना पड़ेगा, तभी वो इलाज कर पाएंगे। तो मंत्री जी को इलाज तो कराना ही था, तो उनको 3-4 दिन लग गए लाइन में आने में। लाइन बहुत बड़ी थी। तो जैसे ही वैद्य जी के पास उनका नंबर आया, वो पहुँचे, तो उनको जो पहले 2-3 दिन तो उनको बड़ी खींच हुई मंत्री जी को 2-3 दिन इंतज़ार करना। इतनी उन्होंने कभी ऐसे सोचा नहीं था। उनके पास तो डॉक्टरों की लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी, घर पे ही उनका इलाज होता था, देश विदेश के डॉक्टर आ जाते थे। तो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे भी 3 दिन लाइन में खड़ा होकर इलाज कराना पड़ेगा। तो जैसे ही वो वैद्य जी के सामने आए, वैद्य जी को शायद कुछ ऐसा लगा कि ये वैद्य जी को मैंने कभी देखा है। उनको लगा कि वैद्य जी से शायद मिल चुके हैं। तो वैद्य जी से वो मिले थे, उनको ध्यान आता गया, जैसे उन्होंने दिमाग पे जोर डाला, तो उनको वो पुरानी बातें ध्यान आ गई कि कब मिले थे वो
करीब 3-4 साल पहले की बात रही होगी, जब वैद्य जी उनके पास कुछ अपने गांव की समस्या लेके मंत्री जी से मिलने आए थे। बहुत ही दूर दराज का गाँव था उनका, वैद्य जी का। वहाँ पर सुख सुविधाएँ नहीं थी जाने आने की, कोई रोड भी अच्छी नहीं थी, पानी की समस्या थी, 3-4 समस्या थी उस क्षेत्र में। रोजगार भी इस वजह से नहीं थे, किसान अपनी फसल को नहीं ले जा पा रहे थे, रोड ना होने की वजह से, पानी ना होने की वजह से अच्छी फसल नहीं होती थी। तो अपने गांव क्षेत्र के लिए वैद्य जी मंत्री जी से मिले थे 3-4 साल पहले, मंत्री जी से मिले थे। वो सारी बातें मंत्री जी को अभी उनके मस्तिष्क पटल पर ध्यान आती जा रही थी। तो वो सोचने लगे, वैद्य जी भी मुस्कुराते रहे और मंत्री जी अपने पुराने 3-4 साल पहले की उसी मुलाकात के बारे में सोचने लगे। तो मंत्री जी को ध्यान आया कि किस तरह से वो उस दिन इतनी जल्दबाजी में थे, वो उनकी बातें भी नहीं सुन पा रहे थे, वैद्य जी जो बताना चाहते थे। उन्होंने उनको सिर्फ आश्वासन दिया, उनकी बातें तो सुनी, वो भी आधे मन से उन्हें आश्वासन दिया कि आपका समस्या को हम समाधान जरूर करेंगे। अब 3-4 साल के बाद वो अभी आते हैं तो उनको सारी बातें याद आ गई। वैद्य जी के सामने वो आंसुओं में आ गए, आंसू आ गए उनकी आंखों में। तो बोले, हे महाराज, हमने तो इतना ऊंचा पद पाया, पब्लिक की बदौलत पाया, पब्लिक ने हमें सिर्फ आंखों पे इतना ऊंचा मान सम्मान दिया, और हमने ही जो जनता ने हमें राजा बनाया उसी को भूल गए। और आप तो राजा हैं, पब्लिक के दिलों में राज करते हैं, उनकी ऐसी असाध्य बीमारियों को दूर करते हैं। सच्चे में राजा तो आप सेवक बन के उनके काम करते रहे, हम अपने आप को राजा समझते रहे। वैद्य जी ने कहा कि मंत्री साहब, अब मुझे लगता है आपको कोई दवा की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही हो गए हैं। आपकी जो बीमारी थी, आपकी जो वो थी, अब आप बिल्कुल सही हो गए हैं। अब मेरी तरफ से आप मेरा आशीर्वाद लेके जाइए और जनता की सेवा कीजिए। आप बिल्कुल सही हैं, आपको किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपकी परेशानी थी, जो भी आपकी बीमारी थी, वो सारी दूर हो चुकी है। तो मंत्री जी ने उनके हाथ जोड़े, उनके चरण छुए और खुशी खुशी वो अपने क्षेत्र में चले गए। तो इस वाक़या से हमने ये सीखा, हमने ये जाना कि जिस भाव की उम्मीद जो मंत्री जी कर रहे थे, उन्हें वो भाव तो कभी मिले ही नहीं, क्योंकि जिस जनता ने उन्हें इतनी सिरांकों पे बिठाया, उनको ही वो भूल गए, उनसे दूर हो गए। जो भी उन्हें भाव मिलते थे, जो भी उनके लाभ लश्कर थे, जो भी उनकी स्टाफ था, पब्लिक थी, जो भी उनके चाटुकार थे, वो उसी झूठे भाव को ही असली भाव समझते थे। असली भाव तो ये था जो वैद्य जी निस्वार्थ भाव से इतनी सेवा कर रहे थे पब्लिक की। और ये बात तो हमें समझने की है कि भाव तो हमें मिलेगा, लेकिन भाव की हम उम्मीद क्यों करते हैं? हम हर कोई उम्मीद करता है कि हमें भाव चाहिए। हमारी पहचान तो हमारे कामों से बनेगी, हमेशा बनती है। इसलिए अपने काम में लगे रहो ना, क्यों भाव की उम्मीद करते हो कि हमें ये भाव नहीं मिल रहे, हमें वो भाव नहीं मिल रहे। जैसे ही आप काम करते रहोगे किसी भी क्षेत्र में, आपको भाव अपना भी मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।